फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का कहना था कि मैम पर्यावरण की क्लास शुरू करिए, तो आज देखिए आपकी पर्यावरण की पहली क्लास हम लेके आ गए हैं और ये आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट तक आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यानी कि ये आपको आगे भी ऐसे ही काम आएगी जिस तरह से आपके टेट में ये क्लास स्कोर कराएगी, और उसी तरह से आपके सुपर टेट और सी टेट में भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपकी आज की पहली क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पर्यावरण, पारतंत्र और पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, पर्यावरण को कहते हैं इन्वायरमेंट और पारतंत्र को इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी को इकोलॉजी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, यहाँ देखिए वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है वो कहलाता पर्यावरण। यानी कि हमारे चारों ओर जैसे सूर्य, हवा, बादल, पक्षी, पेड़ पौधे, पेड़ों पे रहने वाले जीव जंतु, मानव, पशु, घर, नदी, पर्वत, यानी कि हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें विद्यमान है वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना, परिधन, आवरण। और परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो यहाँ पर देखिए परि का मतलब क्या होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। यानी हमारे चारों ओर जो हमें चारों तरफ से ढका हुआ वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इसमें देखिए कौन किसे ढके हुए हैं? इसका उत्तर है समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको पर्यावरण का अर्थ समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, वे सभी वस्तुएं जो किसी जीवधारी तथा वनस्पति के चारों ओर उपस्थित हैं वो क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझिए पहले, पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स, जीव जंतु यानी कि एनिमल्स, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके अंतर्गत आते हैं? सजीव के अंतर्गत, यानी कि लिविंग थिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं जैविक घटक। अब यहाँ पर देखिए वाटर, एयर यानी कि जल, वायु और पर्वत यानी कि माउंटेन जो नॉन लिविंग थिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि निर्जीव, जिसे हम कहते हैं अजैविक घटक, अबायोटिक। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का योग है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पर्यावरण में ये सारी चीजें आ रही हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, जल हो, वायु हो, पर्वत हो। तो यहाँ पे देखिए सजीव और निर्जीव इन दोनों का ही घटक होता है पर्यावरण। यहाँ पे देखिए पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का योग होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। घटक का मतलब दोस्तों हम समझ सकते हैं भाग से, कि पर्यावरण के भाग हैं जैविक और अजैविक। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, जीव जंतु यानी कि एनिमल जिन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, और सूक्ष्म जीव जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको क्या कहते हैं? अपघटक यानी कि डीकम्पोजर। तो पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, जीव जंतु को हम उपभोक्ता कहते हैं, और सूक्ष्म जीव जंतु को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? अपघटक यानी कि डीकम्पोजर कहते हैं। तो ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अजैविक घटक के अंतर्गत कौन आते हैं, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन चीजें आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में देखिए प्रकाश यानी कि लाइट,
वायु यानी कि हवा, भूमि यानी कि सॉइल, और नदी यानी कि रिवर, और झील यानी कि लेक। तो ये प्राकृतिक यानी कि नेचुरल अबायोटिक घटक हैं। यहाँ पे देखिए हम अबायोटिक यानी कि अजैविक घटक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि जो मानव निर्मित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम। तो यहाँ पर देखिए सड़क, बांध यानी कि डैम, नहर, कैनाल, और मेज, किताब, ये सब मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल है। यहाँ पर हमने देखा अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरह की चीजें आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखिए जो आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करा दिए हैं। देखिए इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जो कि 1973 में प्रभावी हुआ और विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया गया था 1973 में। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा फैक्ट क्या है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया 17 सितंबर 1985 को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों फैक्ट ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता 1972 में और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया जाता 1985 में। अब यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता 1986 में। दोस्तों देखिए बहुत ही फैक्ट है, ये आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सारे फैक्ट को अभी आपको रट लेना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में। और यहाँ पर देखिए राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना यानी कि GAP, जिसे हम कहेंगे गंगा एक्शन प्लान, 1985 में शुरू किया। तो ये आपको ध्यान रखना, गंगा कार्य योजना यानी कि गंगा से संबंधित जो भी कार्य थे, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, ये सबसे ज़्यादा गंगा एक्शन प्लान सफाई से ही संबंधित था, जहाँ पे गंगा को स्वच्छ करना था 1985 में। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम आया था 2010 में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। जैसे आपकी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो गरीबी हटाओ से संबंधित थी, तो इस तरह से अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का अलग अलग उद्देश्य था। तो यहाँ पर देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य ये भी था कि पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा जाए। क्लियर। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, यानी कि इकोसिस्टम या पारितंत्र होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AG टांसले ने 1935 में किया था। दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो AG टांसले ने 1935 में किया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते किसको है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वातावरण के जो जैविक और अजैविक घटक है उनके बीच परस्पर अंतःक्रिया से जो विकसित तंत्र होता है वो क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में भी वही डिफिनीशन है कि इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट नोन एज इकोसिस्टम। तो इन्वायरमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच अंतःक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार में हम देखेंगे प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय में क्या है, एक्वेटिक इको, जिसमें झील, समुद्र, महासागर और नदी, ये प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं। जिसमें जलीय पारितंत्र है जिसमें झील, समुद्र, महासागर, नदी, ये सब हम खुद नहीं बनाते हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं।
और ये जलीय परितंत्र है। अब स्थलीय परितंत्र में हम देखेंगे वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा। तो ये जो स्थलीय पारितंत्र हैं जो कि स्थल के माध्यम से प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े घास के मैदान भी आते हैं, डिजर्ट यानी कि मरुस्थल भी आते हैं, टुंड्रा। दोस्तों टैंगा और टुंड्रा ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग डीएलएड 3rd सेमेस्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था सामाजिक अध्ययन में टैंगा प्रदेश क्या होता है, टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, कौन से अक्षांश या कौन से गोलार्ध में उत्तरी या दक्षिणी किसमें क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ना पता हो टैंगा टुंड्रा तो आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने प्राकृतिक पारितंत्र में देखा जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय में झील, समुद्र, महासागर और नदी है, और स्थलीय में वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मानव निर्मित। मानव निर्मित में देखिए यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है, जिसमें फसल भूमि यानी कि क्रॉप लैंड जो कि मनुष्य खुद बनाता है, फसल के लिए जो भूमि तैयार करता है वो मनुष्य खुद करता है। कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड जिसे हम कहते हैं, धान की खेती के लिए जो भूमि तैयार की जाती है यानी कि पैडी फील्ड, और सीड बैंक, बीज बैंक जिसे हम कहते हैं, और एक्वेरियम यानी कि फिश पॉन्ड, ये मानव निर्मित होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया जाता है ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पारिस्थितिक। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, पारिस्थितिक यानी कि पारितंत्र। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोसिस्टम को एजी टांसले ने इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया था, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने किया था। कब किया था, 1869 में। और इकोसिस्टम का प्रयोग 1835 में किया था, किसने, एजी टांसले ने। और इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि लगभग सिमिलरिटी है ना, तो लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों एक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ अंतर दिखेगा कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो इकोसिस्टम होता है वो वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि इनके बीच आपसी अंतःक्रिया जो होती है उससे जो तंत्र विकसित होता है वो होता है इकोसिस्टम। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम क्या देखेंगे, पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनके बीच क्या परस्पर संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा कि यहाँ देखिए पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वातावरण और जीव समूह में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा फैक्ट क्या है, रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के जो रंध्र होते हैं उसका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। दोस्तों देखिए ऐसे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन सारे फैक्ट को मैंने ऐसे ही लिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी भूमिका होती है, तो प्रकाश की भूमिका होती है। यहाँ पर भी देखिए रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है अल्पदीप्तकाली पौधे हैं। दोस्तों अल्पदीप्तकाली का मतलब ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की कम आवश्यकता होती है और वो यानी कि शीत ऋतु में भी
अच्छे से पनपते हैं, तो इन्हें अल्पदीप्तकाली पौधे कहते हैं। ये इनका उदाहरण देखिए, तंबाकू और सोयाबीन। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही सीधे क्वेश्चन रहेगा कि अल्पदीप्तकाली पौधे हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो तंबाकू और सोयाबीन आपको ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? जैविकीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैविकीय क्रिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। दोस्तों देखिए, मेथेन गैस की अधिकता सबसे ज्यादा होती है धान की खेत में, और साथ ही जहाँ पे मैंग्रोव वन वगैरह पाए जाते हैं वहां पे मेथेन गैस की अधिकता होती है, यानी कि वहां जहाँ पे वनस्पतियां ज्यादा सड़ेंगी वहां पे मेथेन गैस पाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस क्या? सभी तरह के पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ है। पौधों के लिए सभी पोषक तत्वों से युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस में उर्वरा शक्ति अधिक होती है, जिससे कि पौधों का जो विकास होता है काफी अच्छे ढंग से होता है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पर्यावरण, पारतंत्र और पारिस्थितिकी। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।